हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 25 अक्टूबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग ले रहे हैं जो गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू कश्मीर की यात्रा है उस पर लिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर यानी कि कश्मीर के बाद अब जम्मू में भी कई विकास कार्य योजनाओं को शुरू करने की गृह मंत्री द्वारा अपील की गई है या फिर आश्वासन दिया गया है ताकि वहां पर भी जनजीवन मुख्य धारा से जुड़ सके, क्योंकि 370 को हटाने के बाद कहीं ना कहीं वहां पर कुछ पाबंदियां हटी हैं, लेकिन उस तरीके से जीवन अभी सुचारू रूप से नहीं हो पाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर के बाद अब जम्मू में भी विकास की हुंकार भरी है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि किसी को जम्मू कश्मीर में शांति और विकास को बाधित नहीं करने दिया जाएगा। बीते 7 दशक में जम्मू कश्मीर का विकास नहीं कर पाने के लिए 3 परिवार ही जिम्मेदार हैं। जम्मू के साथ अन्याय का दौर अब समाप्त हो गया है। मोदी सरकार के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में 12,000 करोड़ का निवेश आया है। 2022 तक 51,000 करोड़ का निवेश आने वाला है। इससे पूरे प्रदेश का कायाकल्प ही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में विकास का नया चरण शुरू हो गया है। मैं यहाँ विश्वास दिलाने आया हूँ कि कोई भी शांति व विकास को अवरुद्ध नहीं कर पाएगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू आए गृह मंत्री अमित शाह ने भगवती नगर क्षेत्र में ये बात यानी स्टेटमेंट दिया है। अब जब यहाँ पर हमें पढ़ने को मिल रहा है अनुच्छेद 370, तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि अनुच्छेद 370 है क्या। देखिए, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद जो 370 है और या फिर 35A को भी हटाया गया था, वो 17 नवंबर 1952 से लागू थे। ये अनुच्छेद जम्मू कश्मीर और यहाँ के नागरिकों को कुछ अधिकार और सुविधाएं देते थे जो देश के अन्य हिस्सों से अलग हैं। पहले जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता भी थी और यहाँ का झंडा कानून कई मायनों में जम्मू कश्मीर अलग था। कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पर जमीन नहीं खरीद सकता था। ये सब कानून 370 के तहत आते थे। लेकिन 5 अगस्त 2019 को, ये जरूर याद रखिएगा, 5 अगस्त 2019 को जो अनुच्छेद 370 है, आर्टिकल 370 और 35A दोनों को ही हटा दिया गया था। और धारा जो 370 की वजह से कश्मीर में RTI और CAG जैसे कानून लागू नहीं होते थे। कश्मीर में महिलाओं पर शरीयत कानून लागू है। कश्मीर में पंचायत को अधिकार प्राप्त नहीं है। धारा 370 की वजह से कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती थी। तो ये कई ऐसे इसमें प्रावधान थे। जबकि अगर 370 की ही हम बात करें तो 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बना और इसे एक अस्थायी प्रावधान के रूप में जोड़ा गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर को छूट दी गई थी ताकि वह अपने संविधान का मसौदा तैयार कर सके और राज्य में भारतीय संसद की विधायी शक्तियों को प्रतिबंधित कर सके। देखिए, अगर हम बात करें कि देश की जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर और लद्दाख आज से केंद्र शासित प्रदेश में गिनती उनकी होती है, यानी कि दोनों को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। भारत सरकार के द्वारा 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 की जो सीमा थी यानी कि जो तरीका था उसको भंग कर दिया गया था। 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग राज्य बना दिए गए थे। ठीक है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इसी के साथ राज्य में संसद के बने कई कानून लागू हो गए थे। नेक्स्ट न्यूज आते हैं। ड्रोन तकनीक में देश को अग्रणी बनाने का पीएम ने किया आह्वान। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ड्रोन तकनीक क्या होती है। देखिए, मूल रूप से जो ड्रोन तकनीक है वो विमान रोधी लक्ष्यों का संचालन करने, खुफिया जानकारी जुटाने, दुश्मनों को कुछ क्षेत्र जो दुश्मन के कुछ क्षेत्र होते हैं उन पर नजर रखने के लिए सेना द्वारा नियोजित की जाती है। परंतु आजकल ड्रोन तकनीक का उपयोग आम नागरिकों के लिए भी विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि विदेशों में कई मेडिकल सुविधाओं के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, होम डिलीवरी के लिए
ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। जो पैकेट होते हैं ऑनलाइन के डिलीवरी के, उन्हें ड्रोन के माध्यम से घरों में बहुत जल्दी पहुंचा दिया जाता है। मेडिकल सुविधाएं, अगर किसी क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण वाला क्षेत्र है, कोई आपदा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर ड्रोन तकनीक से तुरंत मेडिसिन पहुंचाई जाती है। तो इसका उपयोग विदेशों में बहुत पहले से हो रहा है। स्वदेशी वैक्सीन के जरिए ही देश में 100 करोड़ से ज्यादा डोज का आंकड़ा पार करने को भारत की सामर्थ्य का प्रतीक बताते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब युवाओं से भारत को ड्रोन तकनीक में अग्रणी देश बनाने का आह्वान किया है। पुरानी सरकारों के सोच पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में इतने नियम, कानून और प्रतिबंध लगाकर रखे गए थे कि ड्रोन की असली क्षमता का इस्तेमाल संभव नहीं था। जिस तकनीक को अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए था, उसे संकट माना गया। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि इसी सोच को बदला जाए। हम नई तकनीक लेकर आए हैं जिसमें कोई बंधन नहीं है और यह भविष्य की संभावनाओं के हिसाब से बनाई गई है। देश के युवा आगे आएं और इसका लाभ उठाएं। देखिए, ड्रोन अगर कोई व्यक्ति अपने इंडिविजुअल यूज के लिए लेता है तो भी उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर वो उसे उड़ाता है तो फिर अपने क्षेत्र में भी परमिशन लेनी पड़ती थी। कई ऐसे कानूनी प्रावधान हैं जिसकी वजह से ड्रोन का इस्तेमाल भारत में कहीं ना कहीं कठिन माना जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि भारत से गतिरोध के बीच चीन ने बनाया सीमा कानून। चीन ने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को पवित्र और तथा उल्लंघन लायक न मानते हुए नया सीमा कानून बनाया है। उसने यह कानून अपने सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा के लिए बनाया है। भारत के साथ पूर्वी लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद और अरुणाचल प्रदेश में तनातनी की स्थिति के बीच चीन ने यह कानून बनाया है। चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, देखिए ये जरूर याद रखिए कि जैसे भारत में संसद बोला जाता है, वैसे चीन में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने सत्र की समाप्ति से पहले शनिवार को हुई बैठक में इस कानून की स्वीकृति दी है। यह कानून 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। इसके अनुसार चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता ऐसी पवित्रता होगी जिसमें किसी तरह का फेरबदल नहीं हो सकेगा। अर्थात जो जमीन चीन के कब्जे में है वह चीन की मानी जाएगी। उससे पीछे हटने का मतलब होगा कि कानून का उल्लंघन हो रहा है, देश की संप्रभुता से समझौता हो रहा है। इसलिए अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए चीन सीमाओं का आवश्यक बंदोबस्त करेगा और उन सभी हरकतों का कड़ाई से जवाब देना होगा जो उसकी अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली होगी। अगर हम चाइना की बात करें तो जो चीन है, ऐतिहासिक रूप से चीन को सिना या सिनो, सिने, कैथे तथा पश्चिमी देशों द्वारा सेरेस के नाम से भी जाना जाता है। चीन का आधिकारिक नाम प्रत्येक वंश के साथ बदलता रहा। सबसे प्रचलित और आम नाम है झोंगुओ, जिसका अर्थ है केंद्रीय राष्ट्र या मध्य साम्राज्य। 1949 यानी कि माओ त्से तुंग द्वारा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। चीन गणतांत्रिक समाजवादी देश बना। 1945 में यानी कि 1945 में जापान के सरेंडर के बाद चीन को पूरी तरह आजाद देश का दर्जा मिल गया था। और अगर हम चीनी सभ्यता की बात करें तो चीन की सभ्यता विश्व की पुरातन सभ्यताओं में से एक है। यह उन गिने चुने सभ्यताओं में से एक है जिन्होंने प्राचीन काल में अपना स्वतंत्र लेखन पद्धति का विकास किया था। तो ये चीन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो आपको जाननी चाहिए थी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि इटली में G20 की बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो सबसे पहले हम G20 क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो G20 है वो वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का समूह है और 20 जो देश हैं उनका समूह माना जाता है, जो कि 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है। इसमें 20 जो देश हैं उनमें 19 तो देश हैं और एक यूरोपीय संघ शामिल है, जिसकी इसकी स्थापना यानी G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इटली के पास G20 की अध्यक्षता है।
G20 शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2021 में इटली में आयोजित होने वाला है। भारत द्वारा वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता करने की उम्मीद इसमें बताई जा रही है। 2022 में अध्यक्षता और 2023 में लीडर्स समिट का आयोजन करेगा भारत। पीयूष गोयल ने शेरपा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के मंच G20 में भारत के मुख्य वार्ताकार होंगे। अब न्यूज में देख लेते हैं क्या है। इस हफ्ते के आखिरी और अगले हफ्ते के शुरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दो वैश्विक मंचों पर होंगे तो उम्मीद है कि वह अफगानिस्तान के ताजा हालात से निपटने और जलवायु परिवर्तन पर एवं कोरोना महामारी के चलते पैदा हुई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एकजुट वैश्विक दृष्टिकोण पर जोर देंगे। ये सारे ही मुद्दे भारत के आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक इटली और ब्रिटेन की यात्रा पर होंगे। इटली के प्रधानमंत्री मोदी G20 की बैठक में हिस्सा लेंगे। वहीं ब्रिटेन में वह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आयोजित 26वें सम्मेलन यानी कि COP26 की बैठक में भाग लेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की इटली के पीएम मारियो ड्राघी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत कुछ दूसरे महत्वपूर्ण नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज है, गलवान में चीनी सैनिकों से मोर्चा लेने वाले 20 जवानों को पुलिस पदक। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ने रविवार को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। ग्रेटर नोएडा में आईटीबीपी की 39वीं वाहिनी के कैंप में जवानों ने शानदार परेड व हैरतअंगेज करतब भी दिखाए। मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने परेड की सलामी ली। उन्होंने आईटीबीपी के 23 जवानों को पुलिस पदक से सम्मानित किया। उन्होंने 20वें जवान भी इनमें 20 जवान भी शामिल थे जिन्होंने पिछले साल मई जून में लद्दाख की गलवान घाटी में अदम्य साहस व बहादुरी से चीनी सैनिकों से मोर्चा लिया था। उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। राय ने कहा कि आईटीबीपी के जवान हिमालय क्षेत्र में अति दुर्गम अग्रिम चौकियों पर उत्साह और चौकसी के साथ देश की सीमा की सुरक्षा में जुटे हैं। नेक्स्ट न्यूज है, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के प्रयासों की यूएन महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने की है तारीफ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अक्षय ऊर्जा क्या है। देखिए, ऊर्जा के वे प्राकृतिक स्रोत जिनका क्षय नहीं होता या जिनका नवीकरण होता रहता है और जो प्रदूषणकारी नहीं होते हैं उन्हें अक्षय ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है, जैसे सूर्य, जल, पवन, ज्वार भाटा, भूताप आदि। अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है, ये याद रखिएगा कि अक्षय ऊर्जा दिवस जो है वो 20 अगस्त को भारत में अक्षय ऊर्जा विकास के रूप में मनाया जाता है। ऊर्जा के देखिए प्राकृतिक स्रोत जो क्षय नहीं होते हैं उन्हें ही अक्षय ऊर्जा कहा जाता है। ये बेसिक जानकारी है अक्षय ऊर्जा के बारे में। अब न्यूज में देख लेते हैं क्या लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के प्रयासों की तारीफ की है। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा है कि भारत ने अपनी महत्वपूर्ण एवं सामयिक जलवायु नीतियों के बल पर जलवायु परिवर्तन से निपटने में वैश्विक नेतृत्व प्रदान किया है। इस समय भारत जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। अक्षय ऊर्जा के मामले में भारत अपनी कुल क्षमता के करीब 37% यानी 141 गीगावाट के साथ विश्व में 5वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 76 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जलवायु परिवर्तन पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। गोष्ठी में जलवायु परिवर्तन के विषय के साथ ही संयुक्त राष्ट्र के गठन के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इसी अवसर पर अपना वीडियो संदेश जारी किया। गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में शरीक हुए केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने भी संयुक्त राष्ट्र के साथ भारत विश्व शांति की दिशा में लगातार प्रयास किए हैं। नेक्स्ट पेज हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल है वो हृदय नारायण दीक्षित द्वारा लिखा गया है, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। सामंतों के शिकंजे से छूटे इतिहास, यानी कि देखिए इतिहास में अभी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उस पर यह बताया गया है कि जो सावरकर थे उन्होंने अंग्रेजों से क्षमा याचना की थी अपनी रिहाई को लेकर।
तो ये एक इतिहास के साथ खिलवाड़ माना जा रहा है, क्योंकि सावरकर का भी खुद का इतिहास है, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन उनको गलत तरीके से इतिहास के तौर पर पेश किया जा रहा है। इस पर ही विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस बात का विरोध कर रही है, खंडन कर रही है। मतलब हर राजनीतिक पार्टी इस मौके को गंवाना नहीं चाहती है। इसमें बताया गया है कि उन्होंने रिहाई के लिए, हालांकि इन्होंने काला पानी की सज़ा पाई थी, उसमें रिहाई के लिए इन्होंने कई आवेदन किए, याचिकाएं दी थी अंग्रेज़ों के पास, तब जाकर इन्हें आज़ादी मिली थी। और फिर कई जगह ये कहा गया कि वीर सावरकर ने कभी भी कोई याचिका नहीं दी थी। तो ये दोहरी बातें जो सामने आई हैं, उस पर विवाद छिड़ा है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल। हालांकि इस आर्टिकल में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसे हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर सकें। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अंजाम तक पहुंचे भ्रष्टाचार के मामले। ये आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार सुरेंद्र किशोर द्वारा। इसमें जो कांग्रेसी सरकार में जो पिछले कई आप कह सकते हैं कि 7 दशक में, यानी लगभग 70 साल में जितने घोटाले हुए हैं, खास तौर पर जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, जिस प्रकार से उसमें कोयला घोटाला या फिर कॉमनवेल्थ घोटाला, उसके बाद 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ये जो घोटाले हुए थे उसकी जो जड़ें हैं उसको खोदा जा रहा है। उसमें किनका हाथ था, किस तरीके से आरोपित को आरोप लगाया जाए, यानी कि उनको पेश किया जाए अदालत के सामने, उन पर कार्रवाई की जाए, इसके जो कयास चल रहे हैं उसी पर लिखा गया है आर्टिकल की इसमें भी अब कहीं ना कहीं सरकार देरी कर रही है। जो मामले अब तक निपट जाने चाहिए थे उस पर भी अब ढीला रवैया अपनाया जा रहा है। हालांकि ये घोटाले बहुत बड़े थे, इससे देश को बहुत भारी नुकसान हुआ था। तो एक बार देख लेते हैं इस आर्टिकल को। कुछ हलकों में फिर से यह सवाल उठाया जा रहा है कि बोफोर्स तोप घोटाले से संबंधित आरोपों का क्या हुआ, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का क्या हुआ। उनकी दलील है कि प्रतिशोध के तहत उठाए गए मामलों का यही परिणाम होने वाला था। क्या उनका यह तर्क सही है कि तथ्यों पर आधारित है? कतई नहीं। फिर भी अगले चुनाव में राजग विरोधी दल इन्हीं बोगस तर्कों के बाण चलाने वाले हैं। देखा जाए तो हाल के वर्षों में सत्ता की राजनीति में एक भारी फर्क आया है। पहले की सरकार स्थायी होती थी, लेकिन पहले की सरकार जो थी वो स्थायी होती थी, लेकिन अब जो बोफोर्स और 2G के मामलों जैसे मुकदमों को कमजोर कर देने की सुविधा निहित स्वार्थ वर्ग को मिल जाती है। पर अब तो करीब 7.5 साल से केंद्र में एक ही सरकार थी और पूरे बहुमत के साथ थी, तब भी जो इसका न्याय नहीं हो पाया है, ये अब संदेह के घेरे में माना जा सकता है। बोफोर्स तोप खरीद के मामले में एक महत्वपूर्ण विसंगति हुई है कि उम्मीद की जाती है कि उस ओर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान जरूर जाएगा। मनमोहन सिंह के शासनकाल में भारत के आयकर न्यायाधिकरण ने कहा था कि बोफोर्स की दलाली में 41 करोड़ रुपए आतंकवादियों क्वात्रोची और विन चड्ढा को मिले। भारत सरकार ने किस तरह की दलाली को पहले की ही गैर कानूनी घोषित कर रखा था। ऐसे में न्यायाधिकरण के अनुसार उस पर भारत सरकार का आयकर बनता है। क्वात्रोची तो मनमोहन सरकार की मेहरबानी से लंदन स्थित स्विस बैंक खाते में जमा दलाली के पैसे निकालकर पहले ही फरार हो चुका था, पर आयकर महकमे ने विन चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई जारी रखा। उसने सूद के साथ विन चड्ढा पर 224 करोड़ रुपए का दावा ठोका है। आयकर विभाग ने 2019 में मुंबई स्थित विन चड्ढा के फ्लैट को 12.2 करोड़ में नीलाम कर दिया। विन चड्ढा के परिजनों ने इस नीलामी का विरोध तक नहीं किया। इसी तरह 2014 में लोकसभा चुनाव में 2G स्पेक्ट्रम और कुछ अन्य घोटालों के मुद्दे थे, लेकिन जब तक 2G घोटाले के मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आता है, तब तक इसकी चर्चा होती रहेगी। 2G घोटाले का मामला अभी दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन है। CBI और विशेष अदालत ने इसके आरोपितों को बरी कर दिया है। 2G घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर CBI ने की है। आरोप है कि मनमोहन सिंह सरकार के दौरान CBI ने ठीक से यह केस नहीं लड़ा। नेक्स्ट आर्टिकल है घरेलू उत्पादों पर जोर। तो ये मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर
वोकल फॉर लोकल के नारे को रेखांकित करते हुए देश की जनता से आग्रह किया है कि त्योहारों के इस अवसर पर वह स्वदेशी उत्पादों को ही क्रय करें। निश्चित रूप से ऐसा ही होना चाहिए ताकि स्वदेशी उद्योगों को बल मिले और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। लेकिन इसी के साथ यह समझ जाना चाहिए था कि इस दिशा में सरकार और उद्योग जगत को भी बहुत कुछ करना होगा। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि वोकल फॉर लोकल पर बल देने और देश को आत्मनिर्भर बनाने की तमाम बातें करने के बाद भी अभिष्ट की पूर्ति नहीं हो पा रही है। चिंता की बात यह है कि भारतीय बाजारों में चीनी उत्पादों का दबदबा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यह तब है जब चीनी उत्पादों पर निर्भरता घटाने के कई कदम उठाए जा चुके हैं। यदि इन कदमों के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे तो इसका अर्थ है कि वोकल फॉर लोकल के नारे को जमीन पर उतारने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है कि आने वाली तिमाहियों में जीडीपी में होगी तेज वृद्धि। तो जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं जीडीपी। यानी हर तिमाही में जीडीपी का आकलन किया जाता है और हर साल यह सालाना जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी करते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था की रफ्तार को जोर पकड़ने के साथ ही आने वाली तिमाही में जीडीपी में तेज वृद्धि की उम्मीद है। यह बात उद्योग संगठन PHDCCI ने रविवार को कही है। संगठन जिन 12 प्रमुख आर्थिक और कारोबारी संकेतों की निगरानी करता है उनमें से 9 में सितंबर 2021 में तेजी यानी कि वृद्धि दिखाई दी थी, जबकि अगस्त के महीने में ऐसा सिर्फ 6 संकेतों में हुआ था। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन प्रदीप मुल्तानी ने कहा कि हाल में महीनों में प्रमुख आर्थिक और कारोबारी संकेत में तेजी से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है। आने वाली तिमाही में मजबूत आर्थिक वृद्धि की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने सुझाव दिया कि इस समय देश में खपत और निजी निवेश को समर्थन देने के लिए कच्चे माल की ऊंची कीमतें और कच्चे माल की कमी जैसी समस्याओं को दूर करने की जरूरत है। उद्योग संगठन ने कहा कि जीएसटी कलेक्शन, शेयर बाजार, यूपीआई लेन देन, नियमित निर्यात विनिमय दर, विदेशी मुद्रा भंडार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, महंगाई दर और बेरोजगारी दर ने अगस्त 2021 की तुलना में सितंबर 2021 में लगातार सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। इसके अलावा कारोबार की स्थिति सितंबर 2021 में सुधरकर 6.9% हो गई। नेक्स्ट है टेक्सटाइल मिशनरी के क्षेत्र में आयात निर्भरता घटाए। गोयल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने टेक्सटाइल मिशनरी कंपनियां विकसित करने और टेक्सटाइल इंडस्ट्री और सरकार के ठोस प्रयासों के माध्यम से इस क्षेत्र में आयात निर्भरता कम करने का आह्वान किया है। देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कपड़ा उद्योग है उसे बोला जाता है। कपड़ा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि गोयल ने कपड़ा मिशनरी मैन्युफैक्चरर्स को कमांड एंड कंट्रोल की मानसिकता छोड़ने को कहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टेक्सटाइल मिशनरी मैन्युफैक्चरर्स से बात करते हुए उन्होंने यह बात कही है। बातचीत का उद्देश्य मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत के टेक्सटाइल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के विकास के लिए इकोसिस्टम विकसित करने के लिए संभावित रणनीति तैयार करना था। नेक्स्ट न्यूज है कि संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में फिर से शामिल होगा ताइवान की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी कम करने के चीन के तमाम प्रयासों के बीच रविवार को अमेरिका ने ताइवान के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में स्वघोषित देश की संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भूमिका बढ़ाने के प्रयास पर चर्चा की गई है। आने वाले दिनों में ताइवान संयुक्त राष्ट्र की कई गतिविधियों में शामिल होकर उनमें सहयोग देगा। बैठक में ताइवान के अमेरिकन इंस्टीट्यूट और ताइवान के आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधि कार्यालय के अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। इस वर्चुअल मीटिंग में संयुक्त राष्ट्र में ताइवान की भूमिका बढ़ाने पर विचार किया गया। इस प्रक्रिया में अमेरिका और उसके सहयोगी देश ताइवान की मदद करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न मामलों में ताइवान की विशेषज्ञता का लाभ संयुक्त राष्ट्र के जरिए अन्य देशों को देने पर विचार किया गया। ताइवान विभिन्न वैश्विक चुनौतियों, स्वास्थ्य, पर्यावरण सुधार, मौसम में हो रहे बदलाव और तकनीक क्षेत्र की विशेषज्ञता से संयुक्त राष्ट्र को लाभान्वित करेगा। तो ये आज का यानी 25 अक्टूबर 2021
2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।